करेंगे क्लास 8 का जो नेक्स्ट चैप्टर है डेटा हैंडलिंग। ठीक है, तो डेटा हैंडलिंग हम लोगों ने इससे पहले ही पढ़ा है। ठीक है, 7th क्लास में 6th क्लास में इससे पहले हम लोग डेटा हैंडलिंग पढ़ चुके हैं। फिर भी हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि डेटा हैंडलिंग में कौन कौन सी चीज़ें आती है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ कही गई है कि डेटा हैंडलिंग मीन्स टू कलेक्ट एंड प्रेजेंट द डेटा so that it could be used in a further studies and to find some results। ठीक है, कहने का मतलब ये कि जो डेटा हैंडलिंग है, ठीक है, इस डेटा हैंडलिंग ये जो एक कंप्लीट प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो डेटा है मतलब जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग कलेक्ट करते हैं। ठीक है, एक बार हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, अब वो जो डेटा या जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग प्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग इसके लिए ग्राफ यूज कर सकते हैं। ठीक है, ग्राफ के भी डिफरेंट टाइप्स है। अब एक बार आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, उसको फिर आप प्रेजेंट करते हो और प्रेजेंट करने के बाद हम लोग उससे कंक्लूजन्स निकालते हैं। ठीक है, उसकी स्टडी करने के बाद कि हमें उस डेटा से क्या समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इस सारी की सारी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा हैंडलिंग। तो कलेक्ट करना, प्रेजेंट करना, फिर उसको स्टडी करना और उससे रिजल्ट निकालना, ये जो सारी चीजें हैं ये आती है आपको डेटा हैंडलिंग में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है कि डेटा का मतलब क्या होता है। तो कहा गया कि एनी इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, words, measurements, symbols और in any other form is called data। तो डेटा का मतलब होता है कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि आप कलेक्ट करते हो। ठीक है, जो आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है वो इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स हो सकता है। फॉर एग्जांपल के तौर पर किसी क्रिकेटर ने एक पर्टिकुलर ईयर में कितने रन स्कोर किए। ठीक है, उसके बाद आपने जो डेटा कलेक्ट किया है वो इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक जो डिक्शनरी है, ठीक है, उसमें ऐसे कितने वर्ड है जो कि आपके AN से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपने डेटा कलेक्ट किया है वो मेजरमेंट के फॉर्म में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर पर्टिकुलर जो एरिया है, ठीक है, वहां पर अगर बहुत सारी फील्ड है तो उस फील्ड का मेजरमेंट कितना है। या फिर अगर कोई सिटी का हम लोग बात करें तो उस सिटी में जो है डिफरेंट मेजरमेंट की मतलब डिफरेंट हाइट की जो आपको बिल्डिंग्स देखने को मिलेगी, अगर आप उसका डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो वो भी आपका इन टर्म्स ऑफ मेजरमेंट में आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आपका जो डेटा है वो इन टर्म्स ऑफ सिंबल हो सकता है, मतलब आपने जो डेटा कलेक्ट किया है वो इन द फॉर्म ऑफ सिंबल हो। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपके जो ग्रीक अल्फाबेट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि अल्फा हो गया, बीटा हो गया, ऐसे जो आपके सिंबल्स होते हैं उसे भी कई बार हम लोग यूज करते हैं और उससे भी हम लोग इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इन जो सारी की सारी जो चीजें हैं इसको हम लोग बोलते हैं डेटा। तो अगर सिंपली हम लोग डेटा को बोले तो डेटा का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन, और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपका नंबर्स, वर्ड्स, मेजरमेंट, सिंबल्स या फिर किसी भी फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, तो अब उसके बाद जो फर्स्ट थिंग गिवन है वो है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। मतलब जो आपके पास डेटा है उसको आप कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो। और एक बार जब आप डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हो उसके बाद आप उसे काफी इजीली समझ सकते हो और उसका जो रिजल्ट है वो भी आप उससे काफी इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कई सारे अलग अलग टाइप के ग्राफ्स गिवन है। तो उसमें से जो पहला ग्राफ है वो है पिक्टोग्राफ। तो पिक्टोग्राफ जो है वो आपका दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है आपका पिक्चर, दूसरा है आपका ग्राफ। तो पिक्चर और ग्राफ दोनों को मिला के आपका ये पिक्टोग्राफ बना हुआ है। ठीक है, इस पिक्टोग्राफ में हम लोग क्या करते हैं, पिक्चर्स का यूज करके हम लोग इंफॉर्मेशन को शो करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर जो है आपके पास नंबर ऑफ ट्रीज और नेम ऑफ ट्री दोनों गिवन है। ठीक है, तो एप्पल फर्स्ट है आपका एप्पल ट्री। ठीक है, और कितने ट्रीज यहाँ पर गिवन है, 3। उसके बाद पीच ट्री की बात की है, यहाँ पर है 4। गावा ट्री की बात की है, यहाँ पर है 5। और पियर ट्री की बात की है, यहाँ पर है 2। और यहाँ पर देखिए एक स्केल लिखा हुआ है। स्केल का बोल रहा है कि वो जो 1 ट्री रिप्रेजेंट 10 ट्रीज, मतलब यहाँ पे जो एक पिक्चर है ट्री का, ठीक है, वो कितने ट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 ट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके हिसाब से एप्पल के ट्रीज कितने हुए, 1 2 3, मतलब 3 into 10 कितना हो गया आपका 30। वैसे जो पीच है उसके ट्री कितने हो गए आपके 40, गावा के ट्री कितने हो गए आपके 50 और पियर के ट्री कितने हो गए आपके 20। ठीक है, तो इस ग्राफ से, पिक्टोग्राफ से अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है, कि मतलब कौन से ट्री, नेम द ट्री विच हैज लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, मतलब ऐसा कौन सा ट्री है जिसके सबसे ज्यादा नंबर है। तो यहाँ पर जो है हम लोग के पास गावा ट्री जो है उसके सबसे ज्यादा नंबर है। ठीक है, तो इस टाइप से आप जो है पिक्टोग्राफ के थ्रू इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट है हम लोग के पास बार ग्राफ। तो फर्स्ट है हम लोग का पिक्टोग्राफ जिसमें आप जो इन्फॉर्मेशन है वो विद द हेल्प ऑफ पिक्चर शो कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद है बार ग्राफ। तो बार ग्राफ में हम लोग क्या करते हैं, दो एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है और एक वर्टिकल एक्सिस होती है। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल होती है उसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस
और जो वर्टिकल होती है उसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। और वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस इन दोनों के बीच में हम लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को शो करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा गया कि इन द बार ग्राफ द इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेड बाय द बार्स। तो बार्स का मतलब क्या होता है, इस टाइप के जो कॉलम्स होते हैं इसके थ्रू हम लोग जो इन्फॉर्मेशन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद बोला गया कि जो बार्स ऑफ द सेम विड्थ, मतलब ये जो सारे के सारे बार ग्राफ रहेंगे या सॉरी जो सारे के सारे जो बार्स रहेंगे, ठीक है, इनका जो विड्थ रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। साथ ही में जो हम लोग गैप प्रोवाइड करते हैं इन बार के बीच में वो भी हमेशा क्या रहेंगी, फिक्स रहेंगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब आपने यहाँ पर जो विड्थ है वो ज्यादा दे दिया, यहाँ पर आपने विड्थ कम दे दिया, ठीक है। तो ये जो आपका गैप होता है इसका जो विड्थ रहता है वो भी सेम रहता है, और ये जो आपके बार है इनका विड्थ भी क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। उसके बाद जो हाइट होती है, ठीक है, ये जो हाइट होती है आपके बार की वो आपको वैल्यू को शो करता है, ठीक है। अगर किसी की वैल्यू सबसे ज्यादा है तो उसका जो हाइट रहेगा सबसे ज्यादा रहेगा, ठीक है। और किसी की वैल्यू अगर सबसे कम है तो उसका हाइट जो रहेगा सबसे कम रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ हम लोग के पास एक बार ग्राफ जिसमें कहा गया पेट सर्वे, ठीक है। तो जो एक्स एक्सिस या जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उस पर हम लोगों ने जो आपके पेट है उनके नाम शो किए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कैट है, फिर डॉग है, फिर बर्ड है, फिर फिश है, फिर रैबिट है और फिर हैमस्टर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो आपका वर्टिकल एक्सिस है वहां पर हमें वैल्यूज या फिर वोट्स मिले, ठीक है। अब जो कैट है उसके लिए 5 वोट्स मिले, डॉग जो है उसके लिए 7 वोट्स मिले, बर्ड जो है उसके लिए 3 वोट्स मिले, फिश के लिए जो है वो आपको 4 वोट्स मिले, रैबिट के लिए 9 वोट्स मिले और हैमस्टर के लिए 1 वोट मिला, ठीक है। तो इस टाइप से हमने क्या किया कि हम लोग के पास जो पेट सर्वे करने के बाद जो इंफॉर्मेशन मिली हमको, ठीक है, कि मतलब कौन से पेट को कितने वोट मिले हैं उसको हमने क्या किया, एक ग्राफ पर शो कर दिया, ठीक है। और जो ग्राफ हमने यूज किया इस केस में वो है आपका बार ग्राफ, ठीक है। अब जो आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस था उस पर हम लोगों ने क्या किया, जो पेट है उनके नाम लिखे, और जो वर्टिकल एक्सिस है उस पर हम लोगों ने क्या लिखे कि उन्हें कितने वोट मिले, ठीक है। अब आपने यहाँ पर जब बार ग्राफ ड्रॉ कर लिया उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा कौन सा पेट है जिसको सबसे कम वोट मिले, तो आपका आंसर क्या रहेगा, यहाँ पर आप चेक करोगे सबसे कम हाइट किसकी है, तो हैमस्टर की है, इसलिए जो हैमस्टर है उसको सबसे कम वोट मिले, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा कौन सा पेट है जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले, ठीक है, तो हम लोग अगेन हाइट चेक करेंगे, कौन से जो बार है उसकी हाइट सबसे ज्यादा है। यहाँ पर जो रैबिट वाला बार है इसकी हाइट सबसे ज्यादा है जो कि 9 है, ठीक है। इसीलिए जो हाईएस्ट वोट है वो किसे मिले हैं, रैबिट को मिले, ठीक है। तो इस टाइप से आप जो बार ग्राफ है उसके हेल्प से इंफॉर्मेशन को शो कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने आपको रूल बता दिया कि जो रूल है वो क्या है कि सारे के सारे जो बार रहेंगे इनका विड्थ सेम रहेगा, और जो हम लोग गैप प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, इन बार के बीच में वो गैप भी क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे, ठीक है। अब जो थर्ड टाइप ऑफ ग्राफ है वो है आपका डबल बार ग्राफ, ठीक है। तो अगेन जो डबल बार ग्राफ है उसमें भी हम लोग एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस लेते हैं जिसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, और एक वर्टिकल एक्सिस लेते हैं जिसको हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो जो डबल बार ग्राफ और जो सिंगल बार ग्राफ था उसमें एक डिफरेंस है। जो डबल बार ग्राफ है इसको हम लोग यूज क्यों करते हैं कि हम लोग जो है सेम ग्राफ पर दो अलग अलग इंफॉर्मेशन को शो कर सकते हैं और साथ ही में हम लोग इसे कंपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर एक आपके पास डबल बार ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। इस डबल बार ग्राफ में जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है यहाँ पर आपके पास नेम ऑफ स्टूडेंट्स है, और जो वर्टिकल एक्सिस मतलब जो y एक्सिस है उस पर मार्क्स दिए हुए, ठीक है। तो x एक्सिस और y एक्सिस दोनों से हम लोग बता सकते हैं कि जो कंप्लीट डबल बार ग्राफ है वो आपको क्या बता रहा है, नेम ऑफ स्टूडेंट्स एंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम, ठीक है, इन 2 डिफरेंट टेस्ट, टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2। तो हम लोग का जो डबल बार ग्राफ है वो बता रहा है नेम ऑफ स्टूडेंट्स और उन्हें कितने मार्क्स मिले हैं टेस्ट 1 और टेस्ट 2 में, ठीक है। तो यहाँ पर जो ब्लू वाला बार है वो आपको शो कर रहा है टेस्ट 1 के मार्क, और जो ब्राउन वाला जो बार है वो आपको शो कर रहा है टेस्ट 2 के मार्क्स, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है अब वहां पर है स्टूडेंट्स के नाम, और जो वर्टिकल एक्सिस है वहां पर है उनके मार्क्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इजीली बता सकते हैं कि कौन सा स्टूडेंट है जिसको टेस्ट 2 में सबसे ज्यादा मार्क मिले, ठीक है। तो टेस्ट 2 मतलब ब्राउन वाला बार, ठीक है, और ब्राउन वाले बार में सबसे ज्यादा हाइट किसकी है, जो अर्जुन है, ठीक है, उसको जो मार्क्स मिले हैं टेस्ट 2 में वो सबसे ज्यादा मिले, ठीक है। वैसे अगर आपको पूछा जाए यहाँ से एक क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जिसको टेस्ट 1 में 50 मार्क्स मिले, ठीक है, तो टेस्ट 1 मतलब ब्लू वाला बार, ठीक है, ब्लू वाला बार आप 50 से कंपेयर करो, ठीक है। तो जो पॉल है उसको
फर्स्ट टेस्ट में 50 मार्क्स मिले। ठीक है, अब वैसे ही यहाँ पर अगर हम लोग इस डबल बार ग्राफ को देखें तो यहाँ पर दो टेस्ट के मार्क्स कंपेयर किए गए और एक ही बार पर दो अलग अलग टाइप के इन्फॉर्मेशन, मतलब टेस्ट 1 की इन्फॉर्मेशन और टेस्ट 2 की इन्फॉर्मेशन दोनों क्या की है, शो की गई है। ठीक है, तो इसीलिए जो आपके डबल बार ग्राफ है उसको आप क्यों यूज करते हो, सेम ग्राफ पर दो तरह की इन्फॉर्मेशन शो करना, और वो जो दो तरह की इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग साथ ही में क्या कर सकते हैं, कंपेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का होता है आपका डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ के बाद जो नेक्स्ट है वो है आपके पास जो टॉपिक गिवन है वो है ऑर्गेनाइजिंग डेटा। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग डेटा ये जो है आपका डेटा हैंडलिंग का पार्ट है, क्योंकि जब भी हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ठीक है, या फिर जो डेटा हम लोग कलेक्ट करते हैं वो आपका अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रहता है, मतलब प्रॉपर्ली अरेंज नहीं रहता। ठीक है, अगर आप लोग किसी स्कूल में जा रहे हैं और वहां पता कर रहे हो, ठीक है, कि स्कूल में कितने टॉपर्स हैं, तो आपके पास बहुत सारे नाम आ जाएंगे। ठीक है, अब बहुत सारे नाम आपके पास आ गए, आपने नोट डाउन भी कर लिया, लेकिन अगर आपको एट रैंडम पूछे कि मतलब कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट कौन से क्लास का टॉपर है, तो आप वो बता नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप का जो इन्फॉर्मेशन जो रहता है, जो आपके पास अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रहता है, ठीक है, प्रॉपर्ली अरेंज नहीं रहता, उस टाइप का जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रॉ डेटा। ठीक है, तो रॉ डेटा का मतलब क्या होता है कि ऐसा डेटा जो प्रॉपर्ली अरेंज नहीं है। ठीक है, अब रॉ डेटा को हम लोग जब अरेंज करते हैं प्रॉपर सिस्टमेटिक मैनर में, ठीक है, ताकि वो मीनिंगफुल बन जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, तो रॉ डेटा क्या हुआ, ऐसा डेटा या ऐसा इंफॉर्मेशन जो प्रॉपर्ली अरेंज नहीं है, लेकिन जब आप उस रॉ डेटा को सिस्टमेटिकली अरेंज कर लो ताकि आप उससे कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल सको, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, अब डेटा ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो है कुछ टर्म्स है। ठीक है, अब वो कौन कौन से टर्म्स है हम लोग वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो टर्म है वो है आपका फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी टेल्स अस द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर क्वांटिटी रिपीट इटसेल्फ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपको बताता है कि कोई क्वांटिटी कितने बार रिपीट हुई है। ठीक है, अगर मैं आपको इसे इस एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो हम लोग के पास जो है एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमें क्या बताता है कि जो आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है उससे आप इजीली फ्रीक्वेंसी पता कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा हम लोग बेटर होगा कि एक एग्जांपल के थ्रू समझे। ठीक है, तो हम लोग के पास एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है, कलर्स इन अ बैग ऑफ स्किटल्स। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट कलर्स दिए हुए। ठीक है, कलर चॉइस हम लोग के पास है और कौन सा कलर कितने बार चूज हुआ वो हमें बताया गया। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो कलर है कौन सा आपके पास, पर्पल है, येलो है, रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, ऑरेंज। ठीक है, अब ये जो इन्फॉर्मेशन जो पहले था हम लोग के पास प्रॉपर्ली अरेंज नहीं था, हम लोग के पास सिंपल क्या दिया था, कलर्स के नाम दिए हुए थे और बताया गया था कि जो कलर के नाम है उन्हें कितने बार सिलेक्ट किया गया। ठीक है, अब उसको हमने क्या किए, एक प्रॉपर बॉक्स में या टेबल में इसको हमने अरेंज किया। ठीक है, और उस प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन को या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, आपका जो डेटा है जिसको आपने रिप्रेजेंट किया, ऑर्गेनाइज किया, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, तो एक ऐसा टेबल जिसमें आप बता सकते हैं कि जो पर्टिकुलर क्वांटिटी है वो कितने बार रिपीट हुई है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो पर्पल कलर है, ठीक है, वो 4 बार रिपीट हुआ है, इसीलिए जो फ्रीक्वेंसी रहेगा पर्पल कलर का वो कितना रहेगा, 4 रहेगा। ठीक है, और जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग विद द हेल्प ऑफ टेलीमार्क्स बताते हैं। तो टेलीमार्क्स कुछ नहीं है, यहाँ पर सिंपल एक सिंबल्स टाइप है जिससे हम लोग क्या बता सकते हैं कि कोई चीज कितने बार रिपीट हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर जो पर्पल कलर है उसका फ्रीक्वेंसी 4 था। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, 4 वर्टिकल लाइंस ड्रॉ की। येलो जो है उसका फ्रीक्वेंसी 7 था, तो 4 वर्टिकल लाइन और उसके बाद एक स्लैश, वो आपको बताता है 5। ठीक है, और 5 उसके बाद अगेन 2 वर्टिकल लाइंस, 5 + 2 कितना हो गया आपका 7। ठीक है, तो 1 है अगर फ्रीक्वेंसी तो हम लोग 1 वर्टिकल लाइन यूज करते हैं, 2 है तो 2 वर्टिकल लाइन, 3 है तो 3 वर्टिकल लाइन, 4 है तो 4 वर्टिकल लाइन, और अगर 5 है तो 4 वर्टिकल लाइन और उसके बाद एक इस टाइप से इंक्लाइन लाइन से हम लोग क्या करते हैं, 5 को शो करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है रेड के लिए आपके पास 7 फ्रीक्वेंसी है, ग्रीन के लिए आपके पास 6 फ्रीक्वेंसी है, ब्लू के लिए आपके पास 5 फ्रीक्वेंसी है और ऑरेंज के लिए आपके पास 4 फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पर बता रही है कौन सा क्वांटिटी कितने बार रिपीट हुआ है। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी का मीनिंग समझ गया कि फ्रीक्वेंसी हमको बता रहा है कि कोई क्वांटिटी कितने बार रिपीट हुई है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग प्रॉपर्ली अरेंज करके बताते हैं। ठीक है,
अब इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग के पास गिवन है वो है ग्रुपिंग डेटा। ठीक है, अगर इन्फॉर्मेशन कम है, छोटी सी है, तो उसके लिए हम लोग जो है इजीली अरेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर जो आपका डेटा है थोड़ा बड़ा है, ठीक है, कहा गया कि इफ वी हैव अ लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटीज देन वी नीड टू ग्रुप द ऑब्जर्वेशन एंड देन मेक द टेबल। ठीक है, तो जब भी आपके पास डेटा बहुत ज्यादा हो, बड़ी क्वांटिटी में हो, तो हम लोग क्या करते हैं, उस डेटा को पहले ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप को जो है हम लोग टेबल में शो करते हैं। और उस टाइप का जो टेबल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब ये होता कैसे, अब बनाते कैसे, हम लोग इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, एग्जांपल गिवन है कि देयर इज अ लिस्ट ऑफ मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। ठीक है, 40 बच्चे हैं जिनके मार्क्स हमको जो है गिवन है। अरेंज दिस इन अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। हमें इसे अरेंज करना है एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में। ठीक है, तो इसमें जो है कुछ चीजें यूज होती है, जैसे कि क्लास इंटरवल या फिर क्लास। ठीक है, वो क्या होता है हम लोग देखेंगे अभी। लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट क्या होता है, उसके बाद विड्थ और साइज और मैग्नीट्यूड ऑफ द क्लास इंटरवल क्या होता है, हम लोग वो जानेंगे अभी। ठीक है,